दिनों देश में धर्मांतरण का मुद्दा काफी छाया हुआ है। ममता को शिफा बना दिया जा रहा है। जो ये जाल है दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, और इसे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर लंबे समय से काफी कुछ बहस होती रही और इस पे कई कठोर कानून भी बने। धर्मांतरण को समझेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अपने खास मेहमान योगेश मिश्रा जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और स्वदेश के संपादक। मैं उनका इस खास कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगा। मिश्रा जी, धर्मांतरण को समझे, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से इस पे बातचीत होती रही, लेकिन अब देखा जाए देश का कोई भी कोना अछूता नहीं है धर्मांतरण और मतांतरण के इस मुद्दे पर। देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में अगर आप थोड़ा सा बैक जाएंगे, थोड़ा फ्लैशबैक में चलेंगे, तो पिछले 3 दशकों में धर्मांतरण ने जो तेजी पकड़ी है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो जब नेसेंट स्टेट में था, जब शुरुआती दौर में था, तो लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा। आदिवासी कुछ एक इक्के दुक्के उनको बरगला कर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था, उनको क्रिश्चियनिटी की ओर ले जाया जाता था। लेकिन स्थितियां धीरे धीरे और भयंकर होती चली गई। छत्तीसगढ़ के डीप पॉकेट्स में जिस तरह से मैसिव तरीके से होने लग गया धर्मांतरण, वो एक बड़ा एग्जाम्पल बनता है कि कैसे केवल लोभ के चक्कर में आकर सारे के सारे आदिवासी अपना पूरा परंपरा, अपने कल्चर सबसे विमुक्त होते चले जा रहे हैं। और सीएम सैन को भी ये कहना पड़ा कि संस्थान की आड़ में क्या हो रहा है वो सबको मालूम है। आपको वो वाक्य, वो बयान याद होगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री इन चीजों से अवेयर हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें भी की है कि भाई इन चीजों पर लगाम कसें, और उनके अपने जो चैनल्स हैं उसके थ्रू आदिवासियों तक सही सरकारी चीजें पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मगर जितना आप रास्ता खोजते हो सही करने का और आदिवासियों को मेन स्ट्रीम में लाने का, उतना ही रास्ता ये धर्मांतरण करने वाले खोजते हैं उनको अपने मत में लाने के लिए। और यहां पर सरकार को एक कदम आगे होना होगा, तब कोई बात बनेगी। और आप देखिए कि जो फंडिंग की बात थी पिछले दिनों, विजय शर्मा ने यह कहा कि किनको किस तरह फंडिंग हो रही है उस पर भी नजर है, और फॉरेन से जो फंडिंग आ रही है उसको किस तरह से चेक किया जाए, और धर्मांतरण में उसका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। अगर इस पर रोक लगाया जाए तो मुझे लगता है बेहद काफी हद तक इस पे लगाम लगाया जा सकता है। देखिए, फॉरेन फंडिंग कोई बड़ी चीज नहीं है और कोई नई चीज नहीं है। अगर उप मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर विजय शर्मा ये कह रहे हैं तो वो किसी एविडेंस के बेसिस पर ही कह रहे हैं, वो ऐसे पब्लिक ओपिनियन तो दे नहीं सकते। लेकिन अब सरकार को इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। आप देखें, जब मोदी यहां पर 2014 में आए प्रधानमंत्री बनकर, तो उस समय उन्होंने फॉरेन फंडिंग का एक पूरा लंबा रैकेट था, उसको खत्म किया। इससे बहुत से एनजीओ जो पनप रहे थे और जो आतंकवाद, नक्सलवाद फैला रहे थे, वो भाग गए। मगर इसी बीच फॉरेन फंडिंग के नए तरीके आए। आप देखें कि चुनाव में कैसे हुआ कि आपने फॉरेनर लोगों से किस तरह से फंड लिया। मैं पार्टी का नाम नहीं लेना लूंगा, मगर आप समझें। और जॉर्ज सोरोस जैसे लोग कैसे आ जाते हैं पिक्चर में और किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं यहां पर। उसी तरह से फॉरेन फंडिंग जो है, आप माने या ना माने, ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वेटिकन के निर्देश पर ऐसी चीजें होती चली जाती हैं। अब वेटिकन में कोई एक आदमी तो बैठा नहीं है कि जो निर्देश देगा, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, जो चाहते हैं कि भारत में हिंदुत्व पर कुछ डोमिनेंट एक कौम आ जाए, और वो क्रिश्चियनिटी से बेटर क्या होगा। तो इस पर वो वर्क कर रहे हैं। धर्मांतरण चुनाव के समय भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि आप देखिए नारायणपुर में जिस तरह से द्वंद की स्थिति रही, शव दफनाने को लेकर भी विवाद हुआ। वो विवाद तो फिलहाल अभी हाल के वर्षों में भी देखने को मिला। आपको नहीं लगता है कि अब आदिवासियों के सामने है जो कन्वर्ट हो गए, उनके शव को दफनाने को लेकर जो मूल आदिवासी, वो नहीं चाहते कि उनके शव को दफनाया जाए? नहीं, ये पॉइंट सही है कि आदिवासियों को आदिवासियों के खिलाफ ही करने की साजिश चल रही है। इससे फायदा इन्हीं को है जो धर्मांतरण में लगे हुए हैं। ये टिपिकल ब्रिटिश पॉलिसी है कि आपस में ही लड़वा दो और अपना फायदा ले लो। अब ये लड़वा कर क्या है, दोनों खेमों को अपने मत में ले आ रहे हैं, और लड़वाने के बहुत सारे तरीके ये अपना रखे हैं। इन्होंने जो सबसे पहले काम किया है डेंट करने का, घुसने का, वो है आपकी संस्कृति में, आपकी परंपराओं में। उसको वो बेबुनियाद बताते हैं, उसका कोई बैकअप नहीं बताते। वो कहते हैं कि भाई जो कुछ है इस तरह की चीजें हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, इसमें आपको पैसा मिलेगा, सुख मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा। और ये
जो टेम्पररी लोभ देते हैं उसमें वो बेचारे फंस जाते हैं। और लोभ देने वाले कौन होते हैं? ये डायरेक्ट कई बार नहीं आते, ये अपने ही इनके ही लोगों को, कुछ एक लोगों को बरगलाते हैं और उनके थ्रू पूरा रैकेट रचते हैं। इसमें चूंकि हम ट्राइबल में बात कर रहे हैं, लेकिन अब तो ओबीसी भी टारगेट पे है। ओबीसी का भी खासतौर पे आप देखिए साहू समाज बहुत बड़े स्तर पे कन्वर्ट हो रहे हैं। ये एक चौंकाने वाला तथ्य है। ये पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ में भी ये ट्रेंड देखने को आया है आर के गांधी जी, और आप माने नहीं माने, ये दुखद भी है कि ओबीसी आपने केवल एक टैग दिया हुआ है। ओबीसी के जो भी कैटेगरी में आते हैं वो बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश को बनाने में, आगे ले जाने में, चलाने में। और ये अगर इनके जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, इनको ये टारगेट जिस तरह से कर रहे हैं, सरकारों को, सभी राज्य सरकारों को इस पे सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। नहीं अपनाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इनमें से वीकर सेक्शन के लोग कहीं नजर ही नहीं आएंगे और आपको केवल क्रीमी लेयर ही दिखेंगे ओबीसी में। कठोर कानून से रुक सकता है ये धर्मांतरण कि इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है? देखिए, कानून अपना काम करता है, मगर कानून का अपना एक दायरा है। कानून एकदम से आप कहें कि रिमोट पॉकेट्स तक पहुंच जाए, वो संभव नहीं है। आप तो देख ही रहे हैं इतने सालों से छत्तीसगढ़ में या देश भर में कैसी स्थितियां हो रही हैं। सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस। अब अवेयरनेस आप किस लेवल तक ले जाते हैं? आपको अवेयरनेस को पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। उन तरीकों में जैसे कि आपने रामकृष्ण मिशन देखा किस तरह से बस्तर में काम कर रहा है, या इसी तरह की संस्थाएं जो न केवल हिंदुओं को, निरीह आदिवासियों को, निर्दोषों को भटकने से बचा रहे हैं, जिस तरह से इनको सही लाइन पर ला रहे हैं। आप समझें, कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग होता रहा, उनको कहा गया कि ये भटके हुए लोग हैं। वो भटके हुए लोग नहीं थे, वो सोची समझी साजिश हुआ करती थी। 18 के बाद सबको सब समझ में आता है कि कौन क्या कर रहा है। उनको सही ट्रैक पर लाने के लिए सही प्लानिंग किया गया। वही प्लानिंग यहां करना पड़ेगा। आप 30 साल के 35 साल के व्यक्ति हैं, आपको धर्मांतरित कोई कर रहा है तो आप बेहोशी में नहीं हो रहे हैं, आप होशो हवास में हो रहे हैं। तो होशो हवास में अगर हो रहे हैं तो आपको यह समझना होगा कि आप क्यों हो रहे हैं। तो सरकार को इसके कारण समझने होंगे, तब जाकर रिजल्ट आएगा। तो वन डे वन स्टोरी, और इस वन डे वन स्टोरी में हमने धर्मांतर पर चर्चा की। मैं योगेश मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। साधा न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।